सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज की अतले क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगी पूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 से 225 तक मैंने दोस्तों 4 पार्ट में पढ़ाया है। चारों के चारों पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये जो पूरा आपका पेपर है फर्स्ट पेपर, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग उसको वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आपके सारे के सारे वीडियोस पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। केवल और केवल अगर आप वीडियो को केवल सुन करके चले जाते हैं तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 से, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? दोस्तों, अगर जो स्कूल है वो उसके आसपास अगर हरियाली होगी, आसपास का जो वातावरण होगा वो बहुत हरा भरा होगा तो इस तरीके के विद्यालय में बहुत ही अच्छा लगता है और जो वातावरण होता है वो स्वतंत्र रहता है तो अच्छा लगता है। तो यह विचार किसने दिया? रूसो ने दिया। और रूसो किसको मानते थे? ये प्रकृतिवाद को मानते थे। प्रकृतिवाद को मानने वाले रूसो ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 पर आते हैं। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? किसने की? जॉन ड्यूबी ने की। क्वेश्चन नंबर 228 है। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता एवं भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 229 है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर विजय नहीं बल्कि विनय होगा। ठीक है, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 230 है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी। 2016 में 2019 में दोनों सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 231 है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? विलियम जेम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 232 है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। क्वेश्चन नंबर 233 है। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? गिजुभाई बधेका ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 234 है। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, या जिसे हम भाषा और गणित कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी की जो शिक्षण विधि है यह 3 भागों में विभाजित है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 235 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 236 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना ही क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। तो जितने भी राजनीतिक लक्ष्य बनाए जाते हैं, सामाजिक लक्ष्य बनाए जाते हैं, आर्थिक लक्ष्य बनाए जाते हैं किसी भी देश के, तो राष्ट्र की जनसंख्या को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सभी लोगों को उस कार्यक्रम का लाभ हो। तो यह क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। क्वेश्चन नंबर 237 है। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय क्या हैं? तो जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। फिर है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा है, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 238 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 239 है। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रम से आने वाली वृद्धि से है। यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखिए 2016 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 240 पर आते हैं। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं,
पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। लड़कियों को जो है शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि अभी भी बहुत जगहों पर लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो ये क्या हो तरीके से भेदभाव ही तो हुआ। कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव होता है। अभी भी लगता है कि लड़की है, शादी ब्याह कर देगी, दूसरे के घर चली जाएगी, इसको पढ़ाने से क्या फायदा, ऐसा अभी भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस तरीके से अभी भी जो कन्याओं की शिक्षा के प्रति है वो क्या है, लोगों का दृष्टिकोण सही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख लिखिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भावना। क्वेश्चन नंबर 242 है, फ्रॉवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है, फ्रॉवेल ने किया है, याद रखिएगा। 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 243 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना है और वे अद्वैतवादी थे। क्वेश्चन नंबर 244 है, फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 245 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जनसंख्या एवं शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों आदि की जानकारी दी जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा है, यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में भी जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक समानता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 246 पर आते हैं। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों देखिए, पहला है, यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। दूसरा है, इस पद्धति में स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि मोबाइल सबसे बड़ा हथियार आजकल हो गया है। मोबाइल से ही हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी टीचर हमें कहीं से भी पढ़ा सकता है। तो ये भी क्या है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही आने वाला संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 247 है, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती थी। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 248 है, मल्टीमीडिया क्या है। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 249 है, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करिए। दोस्तों संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे, यानी कि बच्चों को शिक्षा जो मिलती थी वो संघ में ही मिलती थी। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रव्रज्या कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है, उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसमुदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा
निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु को यह पता होता था कि कोई भी शिष्य पर्याप्त मात्रा में उनको सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर देते थे। यदि कोई गुरु के ही कारणों से संघ से बाहर हो जाता था, तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध किस तरीके का था, यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से अगर कोई पढ़ता नहीं था या कोई ध्यान नहीं देता था, तो इस तरीके से उसको गुरुकुल से या ये कहें कि मठ से बाहर या संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। देखिए क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 250 है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक में सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल थे। क्वेश्चन नंबर 251 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 252 है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहां की थी। तो टैगोर ने 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 253 है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं आर्थिक प्रगति तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। इसके अलावा छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, और प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 254 है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा एवं जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 256 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था। तो एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 257 है, राज्य से क्या अभिप्राय है। तो आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 258 है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम बताइए। तो कौन है, फ्रॉबेल हैं। इन्होंने क्या कहा है, बच्चों को पौधा कहा है, शिक्षक को माली कहा है। तो किसने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है। और इनकी जो शिक्षण पद्धति थी वो क्या थी, किंडरगार्टन विधि थी। 2017 में ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 259 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 260 है, शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो भौतिकवाद के नाम से भी हम जानते हैं किसको, प्रकृतिवाद को। क्वेश्चन नंबर 262 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था, कब किया था, 1839 में किया था। क्वेश्चन नंबर 263 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के जो प्रमुख कार्य है, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 264 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 265 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। ये क्या है, बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं। बहुत सारे बच्चे गरीबी में, भूखमरी में, अशिक्षा के कारण ही बाल अपराधी बन जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 266 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 267 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया था। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 268 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था, 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 269 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। क्वेश्चन नंबर 270 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। तो आयु का कोई बंधन ही नहीं होता इसमें।
ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, यह ना तो किसी के उम्र से मतलब है, ना तो किसी के जाति रंग भेदभाव, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो, आप निरौपचारिक शिक्षा, क्योंकि इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो इस तरीके से जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 271 है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 272 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 273 है, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या करिए। तो जॉन ड्यूबी ने कहा है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी होता है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 274 पर आते हैं, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 275 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 277 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण, यही उद्देश्य होता है प्रयोजनवादी शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 278 है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 279 है, डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये 31 अगस्त 1870 में चियारा वैली, इटली में हुआ था। कहाँ की थी ये? मारिया मांटेसरी इटली की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 280 पर आते हैं, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैकाइबर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की आधार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। यहाँ पर सब लोग व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, व्यवस्थित रूप से, कोई धनी है कोई गरीब है, लेकिन हर इंसान अपनी जीविका चला रहा है, हर इंसान अपने हर दिन स्ट्रगल करता है और अपने जीवन को वो चला रहा है। तो समाज में एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, नियम कानून होते हैं जिनमें आपको बंद करके, जिनमें आपको सही से चलना होता है, अपने काम को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 281 पर आते हैं, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार, ये सब प्रमुख रूप से कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 282 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से, अर्थात शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, इसका मतलब होता है कि जो शिक्षा है वो सभी बच्चों को, सभी को, कोई किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, किसी से भी आता हो, सभी को शिक्षा समान रूप से मिले। और संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 283 है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय? तो 14 वर्ष से कम के बालकों से अगर कोई काम कराया जाता है, जैसे कि आप होटल वगैरह में देखते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। 14 वर्ष से कम के बालक जो होते हैं, अगर उनसे काम कराया जा रहा है तो ये बाल श्रम कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 284 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? तो प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत, 2 स्रोत माने गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 285 पर आते हैं, जल संरक्षण के से क्या अभिप्राय है? तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 286 है, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को हम वसु कहते थे। क्या कहते थे? वसु कहते थे। क्वेश्चन नंबर 287 है, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 288 है, प्राचीन काल में 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। क्वेश्चन नंबर 289 है, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 290 है, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 291 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन यानी कि उप का मतलब होता है नजदीक, नयन मतलब
आंखों के समीप लेकर के जाना यानी कि गुरु के पास लेकर के जाना ही उपनयन कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके सारे अतलगुत्री क्वेश्चंस मैंने समाप्त कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करोगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हर एक विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सारे के सारे नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाए हैं। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप सारे वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। ये पूरे पार्ट 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप सारी वीडियोस को देख लीजिए। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को ऐसे बेहतर बनवाती रहूंगी।